नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, एमबीबीएस काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका कॉमेडी केयर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में और वहां के प्राइवेट कॉलेजेस की कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी। काफ़ी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कंप्लीट पैकेज के लिए। हालांकि इस बार कंप्लीट पैकेज के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है, काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण कर चुकी है सरकार प्राइवेट कॉलेजेस की फीस के ऊपर। लंबे समय से उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा था। कभी 6 से 7 लाख रुपए पर ईयर की हॉस्टल फीस की बात होती थी, तो कभी 10 से 20 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड की जाती थी कॉलेजेस से, तो कभी स्टूडेंट ईआरपी और लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पे 1-1 लाख रुपए चार्ज किए जाते थे। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी हैं। सरकार ने जो फीस है वो निर्धारित कर दी है। सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। साल भर में जो महंगाई होती है उसके हिसाब से सरकार ने 10 से 15% तक की वृद्धि भी की है कॉलेजेस में। लेकिन कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं कराई थी। उन कॉलेजेस की फीस को यथावत रखा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो एक खबर आई थी एक पत्रिका अखबार के माध्यम से कि सब्सिडाइज फीस होगी, और वहीं दूसरी तरफ से जो दूसरे कॉलेजेस हैं जो सब्सिडाइज सीट के बाहर वाली सीटें हैं उनमें जो फीस होगी वो 17 से 21 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गई थी पब्लिक में। हालांकि ये न्यूज़ ऑफिशियल नहीं थी, ऐसा भी हमने बताया था। तो फाइनली जो फीस है वो सरकार ने जारी कर दी है। और फीस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जो अदर एक्सपेंसेस थे, मसलन हॉस्टल और मेस के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए जाते थे उत्तर प्रदेश में, उसे नियंत्रित करके बिल्कुल लिमिट कर दिया गया है। 1,50,000 रुपए हॉस्टल की फीस तय की गई है जिसमें मेस भी इंक्लूडेड है। साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शन है कि आपको 3 टाइम का खाना देना है, अच्छी क्वालिटी का खाना देना है, और इसके साथ साथ एक कमरे में 2 स्टूडेंट ही रुकेंगे। पहले ये होता था कि हॉस्टल के नाम पे पहले तो ज़्यादा चार्जेस भी वसूले जाते थे और 3-4 लोगों के लिए कमरा दिया जाता था ताकि मजबूरन लोगों को उसे अपग्रेड करना पड़े और ज़्यादा पैसे कॉलेज वाले वसूल सकें। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल खत्म हो गई हैं। वहीं अगर एसी हॉस्टल की फैसिलिटी कोई कॉलेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए वो मैक्सिमम 1,75,000 रुपए ही चार्ज कर सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जहां तक बात है तो उसके लिए भी सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आप अपने ही बैंक खाते में सिक्योरिटी डिपॉजिट रख सकते हैं और उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं, बैंक आपका नेशनलाइज्ड होना चाहिए। आप उस सर्टिफिकेट की कॉपी जो होती है ओरिजिनल उसे कॉलेज के पास जमा कर देंगे। ऐसे में उस पर जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो आपका ही होगा और ये आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा बर्डन नहीं होगा। इसके साथ साथ सरकार ने अदर चार्जेस के लिए 80,000 रुपए का जो मूल्य है वो तय कर दिया है कि इससे ज़्यादा चार्जेस कॉलेज पर स्टूडेंट नहीं वसूल सकता। ये 80,000 रुपये जो हैं वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, लाइब्रेरी के लिए, आप जिम कह लें या फिर एग्जामिनेशन चार्जेस हैं, कुल मिला के जो मैक्सिमम चार्जेस हैं वो 80,000 ही होंगे। तो अगर हम कंसीडर करें कि नॉन एसी हॉस्टल 1,50,000 रुपये का है और अदर चार्जेस जो हैं वो 80,000 के हैं, तो किसी भी कॉलेज की फीस में आप 2,30,000 रुपये जोड़ लेते हैं तो आपका टोटल पैकेज निकल आता है। जो फीस है वो टोटल 4.5 साल के लिए देय होगी। ईयरली इंक्रीमेंट की अनुमति नहीं दी गई है। कई सारे कॉलेजेस से हमने बात की तो ज़्यादातर कॉलेज जो हैं वो यूपी डीजीएमई के इस फैसले का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये समर्थन जो है वो मजबूरी में हो, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है वो यही है कि सरकार ने जो फीस तय कर दी है वही फीस मान्य होगी। कॉलेज अगर इसमें कुछ भी अल्ट्रेशन करता है इसके बारे में हो सकता है बाद में वो आपसे डिमांड करे, ये कहीं ना कहीं गलत होगा। और अगर यूपी डीजीएमई तक ये बात पहुंचती है तो उन पे सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। वहीं 5 कॉलेज जो माइनॉरिटी के हैं वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है। एरा मेडिकल कॉलेज और तीर्थंकर महावीर में तो 8% और 8.1% की ईयरली इंक्रीमेंट भी है। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस के पैकेज तो ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी के जो कॉलेजेस हैं, जो नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, उनके पैकेज को काफ़ी ज़्यादा रेगुलराइज कर दिया गया है। एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि कोई भी कॉलेज 1 साल से ज़्यादा की फीस डिमांड नहीं कर सकता। कई बार ये बात सामने आती थी कि 1.5 साल की फीस मांगी जाती थी, ये अब संभव नहीं हो पाएगा। जो मैक्सिमम फी पे करनी है स्टूडेंट को एक बार में वो 1 साल की ही है। रही बात बैंक गारंटी की, तो बैंक गारंटी का भी जिक्र नहीं है, यानी कि बैंक गारंटी भी नहीं देनी है। हाँ, आपको पोस्ट डेटेड चेक्स जरूर देने हैं और कहीं ना कहीं ये कॉलेज के अधिकार में भी आता है, तो वो आगे की तारीखों के चेक होते हैं, 1-1 साल बाद के होते हैं और वो फीस की सिक्योरिटी के लिए कॉलेजेस आपसे लेता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी राहत भरी खबर आई है। फिर भी एक झलक आप अगर कंप्लीट पैकेज पे देखना चाहते हैं या अपने रेफरेंस के लिए आप इसे रखना चाहें तो ये आपको डाउनलोड लिंक में भी मौजूद होगा। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं आपको। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं इनमें सबसे कम पैकेज की अगर बात करें तो सबसे कम पैकेज दिखाई देता है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ का और हिंद सीतापुर का 57,15,000 और 59 लाख रुपए यहाँ की फ़ीस है। ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो 70 लाख के नीचे ही हैं।
माइनॉरिटी की अगर बात करें तो इनकी फीस ज़्यादा है। इनकी जो डिटेल्ड फीस है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, आप इसे अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार 29 प्राइवेट कॉलेज हैं, 4100 सीटें भी हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहा उत्तर प्रदेश इस बार, क्योंकि 2019 में सबसे लो कट ऑफ गई थी बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में। ऐसे में फीस को लेकर जो कन्फ्यूजन था ये जैसे ही क्लियर हुआ, 2 दिन पहले जैसे ही नोटिफिकेशन सरकार की आई, उसके बाद से ये देखने को मिला है कि जितने भी नोडल सेंटर्स थे जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था, वहां पे जो भीड़ है वो अचानक से बढ़ गई है। अब इसका असर जो है वो आपको कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा। कितना असर होगा ये मेरिट लिस्ट आने के बाद और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि आगे का प्रोसीजर क्या है। रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है वो 9 तारीख है। 9 तारीख तक जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद वहां से चॉइस फिलिंग शुरू होगी। एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश में चॉइसेस जो हैं वो ऑटो लॉक नहीं होती हैं, जैसा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में था कि आप लॉक नहीं करते हैं तो भी चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको चॉइसेस को लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आती है। ध्यान इस बात का रखना है कि आपको चॉइसेस लॉक करने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक बार चॉइसेस लॉक अगर हो गई तो फिर आप उन्हें नहीं बदल सकते। चॉइस फिलिंग में आज काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिली है, तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको भी चॉइस फिलिंग करते समय डिटेल्स डालने के बाद इनवैलिड रोल नंबर का मैसेज आता है या फिर ये लिख कर आता है कि आप अलाउड नहीं है चॉइस फिलिंग के लिए, जबकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, तो ऐसे में आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन यूज करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, 1 टाइम पासवर्ड आएगा और उसके माध्यम से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अलॉटमेंट के लिए आपको कॉलेजेस की लिस्ट बना लेनी है। बजट मैं बता चुका हूं, आपको भी जानकारी होगी पहले से। इसके हिसाब से और कॉलेज की क्वालिटी के हिसाब से आप सिलेक्ट करें। जो कॉलेज आपको ज़्यादा पसंद हो या जिसके बारे में अच्छे फीडबैक्स हो आपके पास, उस हिसाब में आप प्रायोरिटी के हिसाब से चॉइसेस रख सकते हैं। सोच समझ के कॉलेजेस का चयन करें, क्योंकि अगर अलॉटमेंट होती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ऐसे में जो 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का जो राउंड 1 होता है वो फ्री एग्जिट नहीं होता है। आगे की अगर बात कर लें तो MCC की राउंड 1 की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। बैलेंस बनाना इस बार काफ़ी आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको राउंड 1 में जब भी अलॉटमेंट आएगी इसके बाद आपको अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करना है। आपके अलॉटमेंट लेटर पे एक नोडल सेंटर अंकित होगा, आपको उस नोडल सेंटर में जाना है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोडल सेंटर में गए थे, ऐसे ही अलग अलग नोडल सेंटर बनाए गए हैं कॉलेज के हिसाब से। उस नोडल सेंटर पे जाके आपको डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। जी हाँ, आपको कॉलेज में फीस नहीं जमा करनी। राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद आपको नोडल सेंटर पे जाना है। सरकार एक रकम तय करेगी, पिछले साल ये 8 लाख रुपए थी, इस साल हो सकता है 10 लाख रुपए हो। वो डिमांड ड्राफ्ट फिर से UPDGME, जिस नाम से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की DD बनाई थी या फिर जो नाम आपको फर्दर नोटिस में बताया जाएगा, वो बनवाकर आपको नोडल सेंटर पे जमा कर देना है और इसके बाद राउंड 2 भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आप राउंड 1 में मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, बावजूद इसके आपका जो एडमिशन है वो अधूरा रहेगा, राउंड 2 होने के बाद आपको एक बार फिर से नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करना है और उसके बाद कॉलेज में जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करके और बाकी की बची हुई फीस जमा करके एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी है। तो एक बात ध्यान देने वाली ये है कि राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आपको हॉस्टल के चार्जेस और अदर चार्जेस या टोटल अमाउंट जो फीस की है उसे जमा नहीं करना है। सरकार एक 8-10 लाख रुपए का अमाउंट तय करेगी, उस अमाउंट को आपको जमा करके नोडल सेंटर पे राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना है। अब ये भी जान लीजिए कि राउंड 1 में अगर कॉलेज अलॉट होता है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। एक तो अगर आप वो कॉलेज सीधे सीधे छोड़ देते हैं तो 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान है। दूसरा ये कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में कोई भी अलॉटमेंट मिलता है या फिर किसी दूसरे राज्य से भी आपको कोई अलॉटमेंट मिलती है तो उस अलॉटमेंट को दिखाकर आप नोडल सेंटर से अपनी जमा की हुई राशि, जो कि राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद आपने जमा कराई थी, वो वापस क्लेम कर सकते हैं, उस सीट को सरेंडर कर सकते हैं। सरकार ने नियम ये बनाया है कि 10% उस टोटल अमाउंट का काट के बाकी की रकम जो है आपको लौटा दी जाएगी और इसके साथ साथ जो 2 लाख रुपए आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के हैं वो भी सेफ रहेंगे। लेकिन ये जो टाइमलाइन है ये होगा उत्तर प्रदेश के राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, जब चॉइस फिलिंग की डेट जो भी निर्धारित होगी उसके ठीक 2 दिन पहले तक ही आप ये सीट कैंसिल कर सकते हैं। एक बार ये टाइमलाइन बीत जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर आप एडमिशन छोड़ते हैं तो जो आपकी रकम है वो और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये दोनों ही जब्त हो जाएगी। वहीं अगर आपको किसी दूसरे राज्य में एडमिशन नहीं मिलता या फिर ऑल इंडिया कोटे में भी आपको कोई अलॉटमेंट नहीं आती है, फिर भी आप अलॉटेड सीट को छोड़ना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का 50% और जो फीस आपने राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद जमा की है उसका 50%
ये त्याग देना होगा, ये फोरफिट कर ली जाएगी और बची हुई 50% रकम जो है आपको लौटा दी जाएगी और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन है, लेकिन किसी भी हाल में राउंड 2 में आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटमेंट मिल जाएगा वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा वो मॉप अप राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जो नए कैंडिडेट्स होंगे वो भी मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 2 भी ओपन होगा, उसमें नए लोग रजिस्टर करेंगे, जो 1 में कर चुके हैं उन्हें 2 में करने की ज़रूरत नहीं है। और राउंड 1 और राउंड 2 पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो उस परिस्थिति में भी मॉप अप में आपको रजिस्टर करना अनिवार्य है। फिलहाल आपने जब रजिस्टर किया था तो आपको 2000 रुपये चुकाने पड़े थे रजिस्ट्रेशन के, मॉप अप में एक बार फिर से 1000 रुपये की रकम चुकानी होगी। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1 टाइम जमा करनी है, आप राउंड 1 में करें या राउंड 2 में करें, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेगी। तो ये है एडमिशन प्रोसीजर, इसी क्रम में आपका एडमिशन चलेगा, इसके हिसाब से प्लान कर लें। दूसरे राज्यों की डेट के साथ भी आप अच्छे से प्लानिंग कर लें। कुछ और भी राज्य हैं जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होती हैं, ऐसे में ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है डेट के हिसाब से कि पहले की अलॉटमेंट कहाँ पर आ रही है, ताकि आप अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को सेफ रख सकें। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको वापस मिलनी है, चाहे आपका एडमिशन राउंड 1, 2 और मॉप अप राउंड में नहीं होता है तो भी ये वापस मिलेगी, या फिर आपका कहीं अलॉटमेंट हो जाता है, इस परिस्थिति में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एज ए डिमांड ड्राफ्ट आपको उसी नोडल सेंटर से जाके कलेक्ट करनी होगी जहां आपने जमा कराई थी। ये फीस में एडजस्ट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर अच्छे से तैयारी कर लें, चॉइस फिलिंग करें, अच्छे से प्लानिंग कर लें, चॉइसेस के सीक्वेंस बना लें। अगर कम स्कोर रखते हैं तो मैक्सिमम चॉइसेस भरें, यहाँ पर 5 नए कॉलेजेस भी हैं, उन सबको भी सीक्वेंस कर लें, लेकिन कोशिश करें जो पुराने कॉलेजेस हैं जहाँ पे पीजी वगैरह की फैसिलिटी है उनको प्रायोरिटी दीजिए। सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं, तो ये होमवर्क आपको करना है। आपको सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपनी चॉइस लिस्ट तैयार करनी है और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड करना है। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में मॉप अप राउंड के बाद स्टे मॉप अप भी होगा, लेकिन मॉप अप राउंड जो है वो ऑफलाइन होता है और स्टे मॉप अप राउंड कॉलेज लेवल पर तो जरूर होता है, लेकिन मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के समय ही आपको 2 कॉलेजेस का चयन करना होता है और उसी 2 कॉलेजेस के लिए आप स्टे मॉप अप राउंड में एलिजिबल होते हैं। एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो यूपी डीसीएमई कंडक्ट कराती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान जो 4100 सीटें हैं इनका कंट्रोल यूपी डीसीएमई के हाथ में ही होता है। काउंसलिंग के थ्रू ये सीटें मिलनी हैं, आपको आपके मेरिट पर मिलनी है। आपकी चॉइस फिलिंग और आपका रैंक ये तय करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, और कोई भी दूसरा तरीका या कोई भी अगर ये वादा करे कि कुछ एडिशनल अमाउंट देके वो आपको कोई सीट कंफर्म करा सकता है तो इस वादे पर नहीं आइएगा। हाँ, चॉइसेस जरूर इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार अच्छा रैंक होते हुए भी लोग लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस से अलॉट कर लेते हैं, तो ये उनके चॉइस सीक्वेंस के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो कट ऑफ के बिल्कुल ही नीचे हैं, जो कट ऑफ तक आने की जिनकी कोई संभावना नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं इन्हें कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि एडमिशन मिल पाएगा, उन्हें बस काउंसलिंग करती रहनी है, राउंड 1 की, राउंड 2 की मॉप अप की या फिर स्टे मॉप अप राउंड की। अगर उनके कट ऑफ तक कॉलेज मिलता है तो उनका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज वो दूसरे स्टेट का भी ऑप्शन रख सकते हैं। जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।